हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू द सुपर क्विक रिवीजन ऑफ एनबीएफसी ऑडिट। 15 से 20 मिनट लगाएंगे और पूरा का पूरा एनबीएफसी ऑडिट अपन एंड टू एंड कवर कर लेंगे। अमेंडेड फॉर योर मे 23 एग्जाम्स, अमेंडेड फॉर योर एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सवाल उठता है, एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी एक कंपनी है जिसका काम क्या है सर? इसका काम है, ये फाइनेंशियल कंपनी है बट ये बैंक नहीं है। फिर से मैं बोलता हूं, ये कंपनी है, ये फाइनेंशियल कंपनी भी है बट ये बैंक नहीं है, यानी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। बट मैंने क्या बोला सर? ये बैंक नहीं है, यानी इट इज अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। एंड इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस इज डिपॉजिट्स को रिसीव करना और लैंडिंग करना। अगेन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी बट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका काम है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और आगे लोगों को लैंडिंग करना। या फिर कोई और ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर दे कि हम इसको एनबीएफसी बोलेंगे। अब याद रखना, किसी भी कंपनी को अगर एनबीएफसी बोलना है तो वो 50-50 टेस्ट पास करेगी। सर ये 50-50 टेस्ट क्या है? इसके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं दे शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। यानी अगर टोटल एसेट है 100 तो इसके फाइनेंशियल एसेट कम से कम 51 तो होने ही होने चाहिए, या मैं कह लूं 50 से ज्यादा होने चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? हां सर। सर टोटल एसेट्स की जो कैलकुलेशन है उसमें आप इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस करके चलेंगे। इसका सवाल भी आपने आई होप क्वेश्चन बैंक में किया होगा। ये हो गया पहला 50 टेस्ट। दूसरा 50 टेस्ट कहता है कि जो इसकी इनकम है फ्रॉम दीज फाइनेंशियल एसेट जिनकी हमने ऊपर बात करी, ये इनकम भी ज्यादा है। सर कितनी ज्यादा है? ग्रेटर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ द एनबीएफसी। तो फाइनेंशियल एसेट्स भी ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स होने चाहिए, माइनस इंटेंजिबल एसेट, प्लस जो इसकी इनकम है फ्रॉम दीज फाइनेंशियल एसेट्स दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। अगर दोनों 50-50 टेस्ट पास हो गए, यानी इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया पास हो गया, अब ये एनबीएफसी है। बट याद रखना, एज अ एनबीएफसी अगर अब इसको काम करना है तो इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1997। सर ये होना तो 1934 चाहिए था, ठीक है? 1934 है शायद से, या 1949, कुछ इस तरह से नॉर्मल सेक्शन आता है आरबीआई का। बट ये 1997 क्यों है? यहां पे अमेंडमेंट आई थी, इसलिए यहां पे अपन 1997 लिख के चलते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है, सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, ईयर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मेन चीज जो ये है वो कहता है कोई भी एनबीएफसी अपना काम नहीं कर सकती, अपना धंधा नहीं कर सकती जब तक उसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है। तो इसके पास मिनिमम नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ के होने चाहिए। जब ये मिनिमम नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ के होंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेगी आरबीआई से। यहां पे आप एक कारो का क्लॉज इंटरलिंक कर सकते हो, क्लॉज नंबर। अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कारो का कौन सा क्लॉज है जो कहता है कि अगर किसी भी कंपनी को अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला काम करना है तो उसको आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है अंडर सेक्शन 45 IA। आप ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अब आती है सर एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन की बात। यहीं पे अमेंडमेंट थी, इसी वजह से नई रिवीजन वीडियो आई है आप सबके लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं 4 लेयर आएगी। सर 4 लेयर का क्या मतलब है? सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेस लेयर। बेस लेयर में वो एनबीएफसी जाएगी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आरबीआई कहती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो बड़ी भयानक एनबीएफसी है, वो बड़ी डरावनी एनबीएफसी, उसको बेस लेयर में नहीं डाल सकते। बेस लेयर में अपन टुच्ची मुच्ची छोटी मोटी प्यारी एनबीएफसी को डालते हैं। तो ये कहता है ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, प्लस इसका एसेट साइज भी 1000 करोड़ से कम है। ये कहते हैं 1000 करोड़ कुछ नहीं होता, ठीक है? इनके लिए 1000 करोड़ 1000 रुपए के बराबर है। तो कहते हैं 1000 करोड़ से कम इनका एसेट साइज है, प्लस ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। दूसरा इनकी सर एक्टिविटीज क्या है? मैंने कहा ये 4 एक्टिविटीज करने वाली एनबीएफसी, इसको भी हम इसी में लेंगे। क्या 4 एक्टिविटीज थी? हमने याद भी किया था सर, पा करके याद किया था। पा का क्या मतलब है? पी फॉर पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी एक बंदा दूसरे को पैसे दे रहा है, ये एज अ इंटरमीडिएरी एक्ट करती है। तो मैंने कहा इनका कोई झंझट ही नहीं है, इसको इसमें डाल दो। दूसरा अकाउंट एग्रीगेटर, इनका काम है बस अकाउंट्स को एग्रीगेट करना, उसके अलावा कोई और काम करती नहीं है, तो ये भी इसमें आ गई। एंड तीसरा आपका है सर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। मैंने कहा पा का क्या मतलब था? पा का मतलब भी तो वही होता है जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो पेरेंट कंपनी होती है, बट ये होल्डिंग कंपनी भी कोई काम नहीं करती। नॉन ऑपरेटिव, नो वर्क, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। एंड लास्ट पॉइंट वही पॉइंट है, ये पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं करती, प्लस इसका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। तो ये सारे आपके बेस लेयर में आ जाते हैं। वापस एक बार रिवाइज करते हैं सर क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट कहता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, एसेट साइज 1000 रुपए से कम है, 1000 रुपए नहीं 1000 करोड़ से कम है। फिर आपने बोला है पा 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 पा। सर पापा का क्या मतलब था? पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लस अकाउंट एग्रीगेटर।
पा मतलब पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, पर होल्डिंग कंपनी कोई काम नहीं करती, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुए? हाँ सर। एंड लास्ट में कहता है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक से, पब्लिक के साथ कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। फटाफट अगर चाहो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से पॉइंट्स रिकॉल करो और आ जाओ मेरे साथ मिडल लेयर पे। अब सर मिडल लेयर क्या करेगी? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज। हम यहां पे एसेट साइज को कंसीडर नहीं कर रहे, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वो मिडल लेयर में जाएगी। साथ ही साथ इसका जो एसेट साइज है, मैं कहता हूं नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, बट एसेट साइज कितना है? मैंने कहा 1000 करोड़ या उससे ज्यादा। सर अगर 1000 करोड़ से कम होगा, बोलो, अगर 1000 करोड़ से कम होगा तो कहां जाएगी? यहां। अगर 1000 करोड़ से कम होगा तो फिर ये बेस लेयर में चली जाएगी, फिर ये मिडल लेयर में नहीं रहेगी। तो अगर आपको मिडल लेयर में आना है तो या तो आप डिपॉजिट टेकिंग हो, मैंने कहा नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, बट आपका एसेट साइज 1000 या उससे ज्यादा, यानी 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, प्लस आप ये वाली एक्टिविटीज करते हो। सर क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? देखो बेस बन गया, हमने कहा था ना घर बनाएंगे, मैंने कहा वेरी वेरी गुड, पर सर घर पहले अकेले बनाया जाता है, जब एक बार बन जाते तो सब साथ आते हैं। तो मैंने कहा घर बनाने के लिए कोर स्ट्रांग होना चाहिए। कोर का क्या मतलब था? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। जब कोर स्ट्रांग होगा तो आप अकेले खड़े होके अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। सर अकेले खड़े होके मतलब स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, वेरी वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। घर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो सर घर को क्या बोलते हैं? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो यही 5 बातें आपने ध्यान रखनी है, मैं फिर से बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। घर बनाना है, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, कोर स्ट्रांग होना चाहिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अकेले अकेले बनाएंगे, हमारा घर है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होके बनाओ, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, पावर रेंजर एसपीडी। और सर इसके बाद बताओ क्या बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इनके मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले अमेंडमेंट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो पहले अमेंडमेंट वीडियो देखो, फिर यहां आना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये पांचों की पांचों इसमें चली जाती है, किसमें? मिडल लेयर में। अब आती है सर अपर लेयर और टॉप लेयर, ये एकदम मरियल मरियल है। अपर लेयर कहता है कि हम अपर लेयर में उनको डालेंगे जिनको आरबीआई कहेगा, बिकॉज आरबीआई इन सबका माता पिता है। तो आरबीआई जिसको कहता है कि भाई हाँ यहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा लगनी चाहिए, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है, जिस वजह से उनको अपर लेयर में आना चाहिए, अपन उसको अपर लेयर में डालेंगे। सर अपर लेयर में कितनी एनबीएफसी जाएंगी? टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज शैल ऑलवेज रिसाइड इन द अपर लेयर। कह रहे ये 10 टॉप वाली जो एनबीएफसी है जिनका सबसे ज्यादा एसेट साइज है, उनको तो अपन अपर लेयर में डालेंगे ही डालेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो बाकियों को तो आरबीआई के कहने पे डालेंगे, बट जो टॉप 10 एनबीएफसी एज पर द एसेट साइज वो तो अपर लेयर में जाएंगी ही जाएंगी। अब सर टॉप लेयर की बात करो, जो टॉप लेयर है जनरली खाली रहेगी, टॉप लेयर खाली रहेगी। दिस लेयर कैन गेट पॉपुलेटेड, इसमें लोग बढ़ सकते हैं, इसमें एनबीएफसी बढ़ सकती है। अगर आरबीआई का ओपिनियन है देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द सिस्टमिक रिस्क, उनके अंदर रिस्क की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो फिर उनको अपर लेयर में से निकाल के टॉप लेयर में डाल देंगे। सच एनबीएफसी शैल मूव टू द टॉप लेयर फ्रॉम द अपर लेयर। अब आपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखने जिनको आईसीआई ने आरटीपी मई 23 में भी पूछा था। सर क्या पूछा था? देखो सबसे पहले इन्होंने बात करी बेस लेयर की। बेस लेयर में कौन थे? पा मतलब P2P, अकाउंट एग्रीगेटर, कोई काम नहीं करते। पा को क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी, यानी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एंड साथ ही साथ ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, कस्टमर इंटरफेस नहीं रखते। तो ये वाले पॉइंट्स आपने पहले डाले। तो जो पहले सीखा उसको इस्तेमाल करो। वो बोलते हैं ना एक बार इस्तेमाल करो बार बार इस्तेमाल करो, तो एक बार याद करो बार बार इस्तेमाल करो। दूसरी चीज, हमने 3-4 एनबीएफसी की बात की थी जो मिडल लेयर में थी। सर कौन कौन से थी? एक तो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली 2 कंपनीज थी, एक फाइनेंस कंपनी, एक डेट फंड। डेट फंड जो है इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, फाइनेंस कंपनी डायरेक्टली करती है, प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो कोर रेडी है, घर बनाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। दे विल बी इंक्लूडेड इन द मिडल लेयर और अपर लेयर, बेस लेयर में तो नहीं जा रहे एज द केस में बी। बट जो बाकी 2 एनबीएफसीज हैं मिडल लेयर वाली, सर बाकी 2 कौन सी बच गई? एक तो पावर रेंजर एसपीडी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इन दोनों के लिए इन्होंने कहा ये हमेशा मिडल लेयर में रहेंगी। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। 3 एनबीएफसी हैं जो मिडल लेयर में भी रह सकती हैं, टॉप लेयर में भी रह सकती हैं। सर कौन कौन सी हैं? सॉरी, अपर लेयर में भी रह सकती हैं। मिडल और अपर लेयर में कौन कौन सी रह सकती है? फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले तो हमारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। दूसरा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग में जो 3 कैटेगरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बना रहे हैं? हाउस।
तो हाउस वाली कौन सी होगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एंड तीसरी जो आपने इसमें याद रखनी है वो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि हाउस बन रहा है कोर पे। बाकी दो जो बच गई मिडिल लेयर वाली, वो सर क्या करेंगी, वो हमेशा मिडिल लेयर में ही रहेंगी, उनको आप बाकी लेयर में नीचे नहीं ला सकते। अब सर रिमेनिंग एनबीएफसी जो बच गई वो अपनी 3 है। इसमें अपन ने क्रिकेट को यूज किया था सर। क्रिकेट का मतलब है आईसीसी। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये याद नहीं रखना। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, ठीक है सर। अब क्रिकेट का जो मेन ग्राउंड है वो था एमसीजी यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसको आपने याद रखना। आपने रखना एमजीसी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। अब सर क्रिकेट के बीच में जब ब्रेक आता है तो छोटे छोटे प्लेयर पानी लेके जाते हैं, छोटे छोटे प्लेयर को बोलते हैं फैक्टर्स एंड माइक्रो। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी फैक्टर। तो ये आपकी रिमेनिंग एनबीएफसी आ गई। जल्दी से बताओ रिमेनिंग एनबीएफसी कौन है सर, क्रिकेट की हेल्प लेंगे। क्रिकेट का क्या मतलब है, सबसे पहले आईसीसी, फिर एमजीसी, फिर आप बात करोगे फैक्टर्स की और माइक्रो की। ये आपने बस 4 पॉइंट ध्यान में रखने, दैट्स इट। एंड लास्ट में आप बोलोगे सर क्या, जो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है, गवर्नमेंट का तो काम वैसे ही खराब है, तो इनको अपन बेस लेयर में ही रखेंगे। दे विल रिमेन इन द बेस लेयर और मिडल लेयर। इनकी बस की नहीं है कि ये अपर लेयर में जाए टिल फर्दर नोटिस। तो ये 4 पॉइंट्स आपने आरटीपी वाले याद रखने। वापस एक बार सर रिवाइज करा दो, मजा आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारी बेस लेयर थी सर, बेस लेयर में क्या थी, P2P, पा अकाउंट एग्रीगेटर, वेरी वेरी गुड। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, आहा। एंड साथ ही साथ लास्ट पॉइंट सर हमको याद था क्या, कि कोई कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। ये 4 हमेशा बेस लेयर में रहेंगी। ऑलराइट, यस सर। मिडल लेयर की बात करूं तो जो 3 एनबीएफसी हैं, कौन सी, कोर, कोर पे हाउस, हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों हमेशा मिडल लेयर में नहीं रहेंगी। हो सकता है मिडल से अपर में भी चली जाए। बट बाकी दो जो बच गई सर, बाकी दो कौन सी बच गई, हम कैसे बताएं, बताओ ना। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है सर। एंड दूसरी आपकी एसपीडी। एसपीडी का मतलब क्या था, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। इनको आप हमेशा मिडल में ही रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है सर, तीसरा पॉइंट किसकी बात करता था, तीसरा पॉइंट बात करता था क्रिकेट की। अपन क्रिकेट खेलेंगे, अब थक गए ना बातें कर करके एनबीएफसी की, अपन क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट का मतलब है आईसीसी, एमजीसी मॉर्गेज गारंटी कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तीसरा एनबीएफसी फैक्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये जो चारों हैं सर, इनका क्या करना है, इनको आप किसी भी लेयर में डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। एंड लास्ट में गवर्नमेंट की बात करेंगे। बिक गई है गवर्नमेंट सर, बिक गई है गवर्नमेंट का अपन क्या करेंगे, वो हमेशा बेस लेयर में रहेगी या फिर मिडल लेयर में रहेगी, वो कभी टॉप और अपर में जा ही नहीं सकती। यही 4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब सर एक बात बताओ, कुछ ऐसी कंपनीज है क्या जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन, यानी उनको सेक्शन 45 IA में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? आंसर इज यस, बहुत सारी एनबीएफसी है, इनको बस आप रीड करके चलो। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। सर इन सबको एग्जेम्प्ट क्यों कर रखा है, क्योंकि इनका करता धरता कोई और है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नेशनल हाउसिंग बोर्ड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी इसका सेबी, स्टॉक एक्सचेंज का सेबी, स्टॉक ब्रेकिंग का सेबी, वेंचर कैपिटल का सेबी, निधि का एमसीए। निधि सुन के तुमको कौन सा क्लॉज याद आया कार होगा, वो भी कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। इंश्योरेंस का IRDA, चिट का चिट फंड एक्ट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी। तो इन सब का करता धरता कोई और है, बस इनको रीड कर लेना, इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, तो उसको बाबू रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट सर अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, अदर्स, अगर इसका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ के इक्वल है, देन इफ दे आर नॉट एक्सेसिंग द पब्लिक फंड, देन ऑल्सो दे डोंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो क्या मैं ये बोलूं, ऐसी एनबीएफसी जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है प्लस उसका जो एसेट साइज है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, इसी को बस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। साथ ही साथ ये पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती है। अगर ये पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो ही इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी प्लस एसेट साइज 100 करोड़ एंड अबव प्लस ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तभी इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, वरना इस बाबू को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं। अब कई बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, सर बैंक और एनबीएफसी में फर्क है? बहुत फर्क है। सबसे पहले एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती, एक बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैं चेक इशू कर सकता हूं बैंक का, बट एनबीएफसी का नहीं, यानी एनबीएफसी विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तीसरा, जो मेरे डिपॉजिट्स पड़े हैं, ठीक है, एनबीएफसी में, उनमें कोई भी इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है डीआईसीजीसी की, जो आप इंटर में पढ़ते थे। तो जो डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो बैंक के लिए तो अवेलेबल है, बट एनबीएफसी के लिए नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज, बैंक्स को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए लैंडिंग की नीड है, एनबीएफसी को नहीं है। तो यही 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट इट कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। जब पैसे देने की बारी आई, एनबीएफसी ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं हम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी की, जो मेरा पैसा एनबीएफसी में पड़ा है वो इंश्योर्ड भी नहीं है। एंड चौथी बात ये कहती है सर क्या,
जो एनबीएफसी की लैंडिंग की बात आती है तो देयर इज नो मिनिमम एक्सपोजर टू द प्रायोरिटी सेक्टर, ये बात आप ध्यान में रख के चलना। अब सर सवाल आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में बताओ। प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपने बस ऊपर ऊपर से करने हैं, इसमें कुछ छोटे मोटे एमसीक्यू आ सकते हैं, दैट्स आई से कैन आस्क। मिनिमम कैपिटल रेशियो शुड बी टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के नॉट लेस देन 15%। बट अगर आप मुथूट गोल्ड फाइनेंस है, सर मुथूट गोल्ड फाइनेंस का मतलब है यू लैंड अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो फिर आपकी टीयर 1 10% से कम नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 10%। सच लोन्स are greater than equal to 50% of the financial assets, then minimum tier 1 capital should be 12%। देखो क्या कह रहा है, अगर आप लैंडिंग कर रहे हो अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, तो आपकी टीयर 1 10% होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई? एक सेकंड रुको, वापस करते हैं आराम से, सुनना मेरी बात। पहले तो कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में टीयर 1 और टीयर 2 मिला के 12%, सॉरी 15%। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब ये 15% में टीयर 1 की मात्रा कितनी होगी? टीयर 1 की मात्रा होगी 10%। क्या 15% 10% समझ में आया? हाँ सर। बट अगर आप मुथूट गोल्ड फाइनेंस हो तो फिर बाबू ये 12% हो जाएगा, तो फिर ये जो 10% है इसको आप 12% कहोगे। सर लास्ट बार एक बार फिर से करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा होता होगा। सबसे पहले टीयर 1 और टीयर 2 मिला के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताना कितना होगा? 15%। डन। अब इस 15 में से टीयर 1 कितना है? 10%। यही 10% 12% हो जाएगा अगर आप लैंडिंग करते हो अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। कब मानेंगे लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी? व्हेन योर लोन्स अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म 50% और मोर ऑफ योर टोटल फाइनेंशियल एसेट। अब सर रिस्क वेट की बात बताओ। रिस्क वेट में सबका रिस्क वेट 0 है, पहले तो ये मान के चलो एवरीथिंग हैज द रिस्क ऑफ 0, सब में आप पैसा कलेक्ट कर लोगे। बट दो चीजें ऐसी है जिनका रिस्क वेट 20-20 है। सर कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटी होगी तो उसमें तो रिस्क वेट 0 है। बट जब मैं बात करता हूं जब मैं बात करता हूं स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी, देखो किसी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो उसमें आपका 0 होगा। बट जब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी क्लेम्स की, ठीक है, इनके केस में अगर ये डिफॉल्ट नहीं है फॉर मोर देन 20 डेज तो 20 होगा, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं इसकी गारंटी पे भरोसा नहीं करते। इट इज जस्ट सिमिलर टू योर बैंक। अगर बैंकिंग के केस में मैंने कोई लोन एडवांस किया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी दे रखी है, तो भी मैं उसको एनपीए मानता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। आई होप आपको ये बात याद है। बट जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की बात करता हूं तो इसमें रिस्क वेट अपन 20 का लेके चलेंगे। इसी तरह अगर कोई बॉन्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, अगेन ये बॉन्ड गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर कोई बॉन्ड है तो उसमें भी 20 होगा। 50 किसके लिए सर? 50 है पीसीओडी प्रोजेक्ट्स विच एग्जिस्ट ओवर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो जो भी ऐसे पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट प्रोजेक्ट्स है जिनका 1 साल से ज्यादा हो गया ओवर द ऑपरेशन, उसको आप 50 लेके चलेंगे एंड बाकी सारे आप 100 में डाल देंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आता है? हाँ सर। 0-0 वालों को आप शक्ल देख के ही बोलोगे सर 0 है। सर जैसे कैश एंड बैंक कोई रिस्क ही नहीं है। अप्रूव्ड सिक्योरिटी बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस फुली सिक्योर्ड लोन्स टू द एम्प्लॉइज, इनसे तो आप पैसा आसानी से रिकवर कर ही लोगे। जो भी टैक्स वाली चीजें हैं, टीडीएस डिडक्टेड, एडवांस टैक्स, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं हर केस में 0 है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पे 20 है। एंड लास्ट पॉइंट वाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बॉन्ड्स, उसमें भी 20 है एंड 50 था पीसीओडी प्रोजेक्ट्स ओवर 1 ईयर एंड सबके केस में 100। अब सर इनकम रिकॉग्निशन की बात करते हैं। जो इनकम रिकॉग्निशन है वो तो आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात आती है एनपीएस की, इनकी आप इनकम रिकॉग्निशन हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे करते हो। जब इनका पैसा मिल जाएगा तभी आप इनकम को रियलाइज करोगे, वरना नहीं करोगे। अब आती है सर एसेट क्लासिफिकेशन की बात, ध्यान से समझना। ड्यू डेट से 6 महीने तक कोई भी एसेट एनपीए नहीं बनेगा। यानी अगर किसी एसेट की ड्यू ओवर ड्यू 6 महीने हो गए तभी वो एनपीए बनेगा। अब एनपीए में सब क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड कब तक रहेगा? 6 महीने के बाद तो एनपीए बनेगा, और एनपीए में भी हम उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे 18 महीने तक। यानी जिस दिन ये 6 महीने खत्म हुए उसके बाद 18 महीने तक आप उसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डालोगे। जैसे ही 18 महीने बीत गए ये डाउटफुल बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल आर द सब कैटेगरीज ऑफ एनपीए ओनली। बट कुछ ऐसी एनबीएफसी है जिनको अपन बोलते हैं एमएल और यूएल, मिडल लेयर और अपर लेयर। मिडल लेयर और अपर लेयर के केस में सर क्या होगा? मिडल लेयर और अपर लेयर के केस में जो 6 महीने है उसको आप 3 महीने बोलोगे, जो 18 महीने है उसको आप 12 महीने बोलोगे। इतनी सी बात बस आपने ध्यान में रख के चलनी है। अब सर एक बात बताओ, कई सारी एनबीएफसीज हैं जो लीज रेंटल करती हैं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स रिकवर करती हैं। इनके केस में आप एनपीए कब मानोगे? मैंने कहा 12 महीने में। यानी ये जो 6 महीने हैं इनको आप 12 महीने लोगे
एनपीए बनाने के लिए। बट सर क्या वो 6 महीने जो 3 महीने पहले हो जाते थे तो अब ये 12 महीने भी 3 महीने हो जाएंगे एमएलयूएल के लिए? हाँ, अगर ये एनबीएफसी एमएलयूएल है तो इसके लिए अभी भी 3 महीने ही है। तो क्या मैं आपको समराइज करके एक बात बोलूं, जो एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर में है, ठीक है, इसके लिए अगर आपको एनपीए की क्लासिफिकेशन में डालना है तो ये 3 महीने ही रहेगा, ये हमेशा 3 महीने ही रहेगा। उसके बाद 12 महीने आप देखोगे फॉर क्लासिफाइंग इट एज डाउटफुल, यानी 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड, उसके बाद डाउटफुल में चला जाएगा। तो एक बार बस आप इस चार्ट को देख लेना, उससे सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब आती है सर प्रोविजनिंग की बात। लॉस एसेट्स पे 100%, डाउटफुल एसेट जो अनसिक्योर्ड है उस पे 100%, बट जो सिक्योर्ड है उस पे डिपेंड करता है कितने टाइम से डाउटफुल चले आ रहे हैं। अगर अप टू 1 ईयर है तो 20, 1 to 3 years है तो 30, मोर देन 3 years है तो 50। वापस अप टू 1 ईयर, 1 year to 3 year, मोर देन 3 year, इस साइड में बस 0 to 1, 1 to 3, मोर देन 3 करके आप चलते रहना। उधर क्या करना है? 20, 30, 50। बोलो मेरे साथ, 20, 30, 50। फिर से अप टू 1 ईयर, 1 year to 3 year, 3 year to मोर देन 3 years सीधा। फिर उधर 20, 30, 50। बोलो मेरे साथ, 20, 30, 50। समझ आया? तूने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटिया, टन टन टन। तो ऐसा करना 20, 30, 50, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years, मोर देन 3 years। स्टैंडर्ड एसिड के केस में 0.4% फॉर एनबीएफसी एमएलयूएल एंड 0.25% फॉर एनबीएफसी बीएल। बीएल का मतलब है बेस लाइन। तो जो बेस लेयर है उसके लिए आपने कितना बनाया? 0.25%। और जो आपकी बड़ी एनबीएफसी थी एमएल और यूएल, इनके लिए आपने 0.4% बनाया। ये आप बस ध्यान में रख के चलना। अब आते हैं सर ऑडिट प्रोसीजर। अब सबसे आसान वाला काम शुरू हो जाता है एनबीएफसी का। अभी तक जो हमने ज्ञान कलेक्ट किया इससे हमको समझ आया कि एनबीएफसी होती क्या है, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं। सर सबसे पहले तो हमको समझना है कि अगर ये एनबीएफसी तो इसका धंधा क्या है, ये एक्चुअल में क्या फाइनेंशियल धंधा कर रही है क्या, तो कैसे पता चलेगा? मैंने कहा इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देख लो। दूसरा, इसके जो ओनर्स है उनसे बात कर लो, यानी आप इनके मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग देख सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बातें कर सकते हो, प्लस इनकी बिजनेस पॉलिसी स्टडी कर सकते हो। तो ये 3 चीजों से आपको इसका धंधा समझेगा, एमओए, बिजनेस पॉलिसी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, टॉकिंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन आप इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो, क्या इनकी अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या इनका इंटरनल कंट्रोल है, जो इनके ओवरड्यू बैलेंसेस है क्या उनको ये प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, रिकवर कर पाते हैं। ये सारी बातें आपने यहां पे देख के चलनी है। देन कम्स रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। मैंने आपको बोल दिया सेक्शन 45 आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़ होने चाहिए। तो अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया तो आप इनका कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे। सर ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हमने अप्लाई कर रखा है, तो आप इनकी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देख लो। एक बात और याद रखना, अगर इनके पास पब्लिक डिपॉजिट्स है, पब्लिक का पैसा है, तो इनको कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। जैसे बैंक के केस में होता है ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनके केस में भी कुछ पैसा लिक्विड फंड्स में रखना पड़ता है, जो आरबीआई ने कह रखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, जो पैसा इन्होंने लिक्विड फंड में रख रखा है, इसके लिए आरबीआई के साथ इनको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। ये बात बस आप रजिस्ट्रेशन में ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। ध्यान से समझना इसमें क्या कहता है। ये कहता है आप अपने पब्लिक डिपॉजिट्स तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पास क्रेडिट रेटिंग हो। तो सबसे पहले चेक करो दे आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड। जो क्वांटम ऑफ डिपॉजिट है इट इज एज पर द क्रेडिट रेटिंग। तो सर क्रेडिट रेटिंग कहां से देखेंगे? आप इनकी एक क्रेडिट रेटिंग का सर्टिफिकेट देखेंगे, कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, एंड चेक क्या पब्लिक डिपॉजिट्स एज पर द रेटिंग है। अब ये रेटिंग कभी कभी ऊपर जाती है, कभी कभी नीचे जाती है। सो इन द इवेंट ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग इनके डिपॉजिट्स भी ऊपर नीचे जाने चाहिए एंड दे शुड इन्फॉर्म द आरबीआई। बट सर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, उसके नीचे अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग चली गई तो फिर ये नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पुराने वालों को मैच्योरिटी तक रखना पड़ेगा, आरबीआई को बताना पड़ेगा 15 दिन में। ये 3 बातें बस ध्यान में रखना। फिर से बोलूं, हां सर, नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पुराने वालों को रिन्यू नहीं कर सकते जब तक सामने वाला ना कहे, और उनको मैच्योरिटी तक इनको ले जाना पड़ेगा। एंड तीसरी बात है, आरबीआई को 15 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। यही बातें बस आपने इसमें ध्यान रखनी है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब आ जाओ अपने बेसिक्स पे। डिपॉजिट लिए हैं तो पक्का कोई एप्लीकेशन होगी, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, और जो आपने उनको रिसीट दी वो आप चेक कर सकते हो। दूसरा, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया होगा तो चेक करो इंटरेस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड है या नहीं। तो ये बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है। प्लस डिपॉजिट का कोई रजिस्टर है तो वो देख सकते हो। डिपॉजिट लिए हैं तो कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में भी होगा, आरबीआई के साथ रिटर्न भी फाइल की होंगी, तो ये बातें आपने देखनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज, एक एनबीएफसी कहती है हम डिपॉजिट लेते ही नहीं, हम तो डिपॉजिट लेते ही नहीं, हम तो बड़े नादान हैं। तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास हुआ होगा उस चीज के लिए, ये आप देख के चलेंगे। वापस सर एक बार रिवाइज करो, मजा आ जाएगा। फिर से वन मोर टाइम, लेट्स डू इट।
डिपॉजिट्स के लिए सबसे पहले देखो एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन प्रॉपर है, जो क्लासिफिकेशन अपन ने ऊपर बेस लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर वाली की थी, वो वाली इसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो डिपॉजिट्स होंगे वो एज पर द क्रेडिट रेटिंग होगी, तो आप कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग ले लेना। जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग ऊपर जाती है नीचे जाती है, डिपॉजिट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, मजा आता जाएगा, ठीक है, झूले की तरह होता है। बट अगर क्रेडिट रेटिंग ज्यादा ही नीचे चली गई तो एग्जिस्टिंग वाले रन ऑफ करेंगे टिल मेच्योरिटी, नए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पुराने वालों को रिन्यू नहीं करेंगे जब तक सामने वाला खुद लिख के नहीं देता कि हाँ रिन्यू कर दो। एंड लास्ट पॉइंट इस 15 दिन के अंदर अंदर आरबीआई के रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपका रीजन में है उसको बताना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एप्लीकेशन, और बताओ और बताओ और बताओ और क्या बताएं, डिपॉजिट लिए हैं तो कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, वो चेक कर लेना। एंड लास्ट पॉइंट इज आरबीआई के साथ रिटर्न्स, एंड अगर ये कहते हैं हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए ही नहीं तो बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर लेना। अब आता है सर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब होता है आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन। मैंने बोला आईआरएसी, आईआरसीटीसी नहीं बोल रहा, ठीक है, तुम तो रेलवे की लाइन में चले गए। आईआरएसी का मतलब है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, एंड जो एसेट की क्लासिफिकेशन होगी उसके हिसाब से उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा। साथ साथ आप कैपिटल एडिक्वेसी भी याद रख सकते हो। एंड एक पॉइंट और होता है, NBFCs are prohibited to grant loan against the security of their own shares, यानी खुद ही के शेयर्स को सिक्योरिटी लेके आप लोन नहीं दे सकते, मना कर रखा है। तो सबसे पहले यू चेक द कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म। क्या ये एक पहला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। अब इसी पॉइंट में से आपने एसेट क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट पकड़ा और नेक्स्ट पॉइंट आपने निकाला, असेस द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स दैट द एडवांसेस आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड as standard, substandard, doubtful, loss assets and proper provisions are made। अब इसमें जो NPAs हैं इनकी जो अनरियलाइज्ड इनकम है इसको आप पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, एंड जो पिछले साल एनपीए था वो इस साल भी एनपीए रहना चाहिए। ये आपके लास्ट के 2 पॉइंट्स और हो गए। सर क्या मस्त फ्लो बन गया ना, मजा आ गया। फिर से कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन। जैसी एसेट की क्लासिफिकेशन वैसा उस पर प्रोविजन। प्रोविजन के साथ साथ आपने एक पॉइंट याद रखना था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड प्रोहिबिशन ऑफ ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट इट्स ओन सिक्योरिटी। अब जो आपने एसेट क्लासिफिकेशन पकड़ा उसको खोल दो, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स, एंड जैसी जैसी उनकी क्लासिफिकेशन है वैसा उनका प्रोविजन बनेगा। अब इन्हीं में से एनपीए को पकड़ो और बोलो इसकी इनकम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक रियलाइज नहीं होती। जो पिछले साल एनपीए था वो इस साल भी एनपीए रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट जो आप भूल जाओगे बस उसको अलग से याद रखना, क्या सर अगर बोर्ड ग्रांट कर रहा है या इंटेंडेड टू ग्रांट कर रहा है डिमांड लोन और कॉल लोन, याद रखना ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, डिमांड लोन है। डिपॉजिट में आप पैसा देते हो, लोन में आप पैसा डिपॉजिट में आप पैसा लेते हो, लोन में आप पैसा देते हो, तो देना अलाउड है, लेना अलाउड है, ठीक है। सो डिमांड और कॉल लोन आप दे सकते हो बट उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ओ माय गॉड, डन 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 डन। अब सर एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, मिस फंड चीटिंग करके ले गई। सर क्या मतलब था? मिस का मतलब था मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फंड का मतलब था फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट। यू का क्या मतलब था? अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। एंड एन का मतलब था नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस। मिस फंड चीटिंग करके ले गई। सर चीटिंग का क्या मतलब था? चीटिंग एंड फोर्जरी। एंड ये सब हुआ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में, यानी इरेगुलरिटीज इन द फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। तो यही आपने पॉइंट्स इसमें ध्यान में रख के लें। अब ये क्या कहता है सर, जो पॉइंट डी और एफ है यानी चीटिंग और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, इनको आप फ्रॉड तभी मानेंगे जब इंटेंशन इज प्रूव्ड। इन द फॉलोइंग केसेस इट विल बी फ्रॉड, हमेशा इन केसेस में फ्रॉड मानेंगे। अगर कैश शॉर्टेज 10,000 से ज्यादा है तो फ्रॉड, अगर कैश शॉर्टेज 5,000 से ज्यादा और किसी और ने पकड़ा, कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया, तो भी आप इसको फ्रॉड मान के चलेंगे। यही बात इसमें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट चेकलिस्ट। अब तो मजा आ जाएगा। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पता नहीं कहां का देखो। जल्दी से पानी का घूंट लगाओ, अपन कंटिन्यू करते हैं। 2-3 मिनट में बस खत्म कर देंगे रिवीजन को, मजा आ जाएगा। फटाफट इधर देखो दोस्तों, जो क्या कहता है, अगर कोई एनबीएफसी है आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तो आप क्या क्या चेकलिस्ट में देखोगे? सबसे पहले शेयर्स को देखेंगे, यानी ऑल द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय एनबीएफसी। उन शेयर्स के अगेंस्ट इसने कोई लोन नहीं दिया, नो लोन एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। शेयर्स में क्या मिलता है? डिविडेंड। मैंने कहा वेरी गुड। वेरीफाई द डिविडेंड इनकम वेयर एवर डिक्लेयर्ड बाय द एनबीएफसी एंड इंटरेस्ट वेयर एवर ड्यू हैज बीन अकाउंटेड फॉर। तो ये आपने चीज कंसीडर करके चलनी है। डिविडेंड इनकम ऑन द शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। क्या आपके ये सारे शेयर्स वाले पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, फिजिकली वेरीफाई करेंगे सारे शेयर्स को। दूसरी चीज, जो शेयर्स हैं उनके अगेंस्ट कभी भी कोई लोन नहीं देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। तीसरा, डिविडेंड इनकम हमेशा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अकाउंट फॉर होनी चाहिए कैश बेसिस पे। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, सर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपने शेयर्स खरीदे उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नोट जो मिलता है ब्रोकर का, उसको कंसीडर करेंगे विद रेफरेंस टू द मार्केट प्राइसेस, यानी द चेक बिल्स और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ऑफ द ब्रोकर्स विद रेफरेंस टू द मार्केट प्राइसेस और मार्केट कोटेशंस ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स। तो यहाँ पे शेयर्स वाले 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। सर इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट क्या है? बोर्ड मिनट्स देखो फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
एंड एसरटेन करो बोर्ड रेजोल्यूशन से क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि हमको एएस 13 में इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो चेक वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेट। एंड लास्ट में फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। हाँ, एंड और इसमें कुछ पॉइंट इन्होंने दे ही नहीं रखा, और इसमें कोई पॉइंट दे ही नहीं रखा, तो यही बात आपने लास्ट में देखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। डन डना डन डन, यहां आपके चेकलिस्ट वाले पॉइंट हो जाते हैं। अब आती है सर ऑडिटर की ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑल केसेस। तो सबसे पहले बताओ क्या एनबीएफसी ने रजिस्ट्रेशन ले रखी है? क्या एनबीएफसी लायबल है टू गेट रजिस्टर्ड? अगर लायबल है तो क्या रजिस्ट्रेशन ली या नहीं ली, ये सारी बातें आपने इसमें करनी है। चेक वेदर एनबीएफसी और द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो क्या ये लायक है, इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। सर प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मतलब 50-50 टेस्ट, यानी इसके जो फाइनेंशियल एसेट्स है दे आर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। जो इसकी इनकम है फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट्स दैट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो ये आपका 50-50 टेस्ट पास होना चाहिए एज ऑन द 31st मार्च ऑफ द ईयर। दूसरा, क्या ये मीट करती है नेट ओन फंड क्राइटेरिया एज पर द मास्टर डायरेक्शन? जल्दी से बताओ, मास्टर डायरेक्शन में नेट ओन फंड क्राइटेरिया कितना था? मिनिमम 2 करोड़। अब इसके ऊपर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपने देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बट किसी भी हालत में 30 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। सर क्यों 31 दिसंबर क्यों नहीं? क्योंकि 31 दिसंबर को तो पार्टी करनी है ऑडिटर ने, तो वो 30 दिसंबर तो देके जाएगा ही जाएगा। अगर कोई एनबीएफसी होल्ड करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, तो आपको आई होप ये बात पता है, डिपॉजिट्स होल्ड करने के लिए क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है। So it should be within the limits of the provision of NBFC Directions 2016. Second, अगर ये excess में है तो क्या it has been regularized in the manner provided in the direction? तीसरा, क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग? ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। फिर से बता रहा हूं, जो डिपॉजिट्स है वो लिमिट में होने चाहिए। अगर एक्सेस है तो उनको रेगुलराइज करो, मतलब आरबीआई को बताओ और डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करो। ये बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी थी। क्या इसके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स? ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब सर इसके बाद क्या करना है? अब आप बताओ क्या इसने कोई डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन? वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फ्रॉम द डे दे बिकम ड्यू। याद है डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो लिक्विड एसेट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। हाँ सर। So whether it has complied with the liquid asset requirement and इसने रिटर्न फाइल करी है, that is NBFC NBS 3 with RBI। तो यही 4-5 पॉइंट भी अगर आप ध्यान में रखोगे चलेगा, बाकी आप एक बार रीड करके चल सकते हो। कोई NBFC जो कहती है मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो याद है उसको क्या पास करना था? बोर्ड रेजोल्यूशन। वेरी वेरी गुड। और फिर चेक करो क्या इसने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं करे है, अगर करे तो पकड़ लो, whether it has accepted any deposit during the year। थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमको दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा तो हमने एक पुराना पॉइंट यूज कर लिया, कंप्लाइंट विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब आईआरएसी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इनकी बात आप करेंगे। अब सर 2 अनोखी एनबीएफसीज है, एमएल और यूएल, मिडल लेयर और अपर लेयर। इनके केस में आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहां भी था, तो ये कॉमन पॉइंट है, इसको अलग से ध्यान में रखना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के केस में आपको 2 ही बातें पता होनी चाहिए, कैपिटल फंड्स और रिस्क वेटेड एसेट्स। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में देखो क्या इन्होंने जो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी निकाली है वो करेक्टली निकाली है, एट कंप्लाइंट विद द मिनिमम सीआरएआर। जल्दी से देखते हैं मिनिमम सीआरएआर किस किस को याद है। ओवरऑल टीयर 1 और टीयर 2 का मिला के कितना होना चाहिए? सर 12%, नहीं 15%। ठीक है, यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। 15%। इसमें से अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो ये कितना होना चाहिए? 10%। बट अगर ये लैंडिंग है अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी तो ये 10% नहीं होगा बाबू, तो ये टीयर 1 का 12% होगा। आई होप ये बातें अब आपको दिमाग में बैठ गई हैं। ठीक है सर। दूसरा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करेक्ट निकला है कि नहीं, इनको डिटेल्स देनी पड़ती है अबाउट द कैपिटल फंड्स एंड रिस्क वेटेड एसेट्स, तो ये भी एनबीएस 7 में ये डिस्क्लोज करके चलेंगे। एंड लास्ट में आप बोलो एनबीएफसी शुड बी करेक्टली क्लासिफाइड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज पर द डायरेक्शन। बहुत ही फालतू पॉइंट है, याद रहे तो रखना वरना छोड़ देना। फिर से बता रहा हूं, अगर एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, ध्यान से समझना, तो सर इसमें क्या क्या होगा? पहली बात तो उसने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा होना चाहिए, फिर चेक कर लो फिर भी उसके बाद एक्सेप्ट करा या नहीं करा। तीसरा, सर हमको पॉइंट ध्यान में नहीं आ रहा तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को उठा के ले आओ। ठीक है, तुमको कुछ और याद ना है तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स लिख देना चुपचाप पेपर में। चौथी बात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहां भी है, ऊपर भी था, उसमें आपने बताना है सही करेक्टली कैलकुलेट किया है। चेक करने के लिए आपने पूरे फंड्स की स्टेटमेंट देने होते, कैपिटल फंड्स एंड रिस्क वेटेड एसेट। एंड 5वां पॉइंट जो बहुत ही फालतू पॉइंट था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, याद रहे तो रखना वरना छोड़ देना। अब सर कोई भी रीजन आपका होगा अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट का, अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन दी है रिपोर्ट में तो उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर आपको लगता है कि ऊपर वाली जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे कंप्लाई नहीं किया, या फिर आपको लगता है इन 3 चीजों से कंप्लाई नहीं किया, सर 3 चीजें क्या? चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, दूसरा एनबीएफसी पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डायरेक्शन, या एनबीएफसी
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट या नॉन नॉन। सर नॉन नॉन का क्या मतलब होता है? नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग। देखो क्या कह रहा है, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016, या एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016। इन तीनों चीजों से अगर कंप्लाई नहीं किया, चैप्टर 3B एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो सर क्या था, इन केसेस में आपने रिपोर्ट करना है अगर आपको कोई दिक्कत मिलती है। सर रिपोर्ट करेंगे तो करेंगे किसको? आप इस केस में रिपोर्ट करेंगे रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। सर ये नॉन बैंकिंग सुपरविजन क्यों? क्योंकि ये एनबीएफसी है, विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आप रिपोर्ट करेंगे रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, इसको आप रिपोर्ट करके चलेंगे एंड जो भी रिपोर्ट करेंगे वो सारी कमियां बताएंगे, कोई कंप्लायंस की बात नहीं करेंगे। सो यू नीड टू रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशन, नॉट द कंप्लायंस विद एनीथिंग। अब कई बच्चे पूछते हैं सर डिफरेंस क्या है बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3? डिवीजन 2 बात करता है इंडेस की, डिवीजन 3 बात करता है एनबीएफसी की। तो एनबीएफसी कहते हैं एक आप स्टार्ट करो इसको बैलेंस शीट से। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो ऑल एवरीथिंग विल बी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अब चलते हैं पीएनएल पे। पीएनएल में सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम है, इनके अंदर की जो भी बात है ये फेस ऑफ पीएनएल पे लिख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कहां गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? डिस्क्लोज द आइटम्स कंप्राइजिंग द रेवेन्यू एंड अदर इनकम ऑन द फेस ऑफ पीएनएल। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमने किसी को सेल करी तो हमारा डेटर बना होगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब जो डेटर ऐसे हैं जिन ऐसी एलएलपी से या ऐसी कंपनी से जहां आपका खुद का डायरेक्टर मेंबर है, तो वो आप अलग से डिस्क्लोज करोगे। सर ये क्या कह रहे हो? देखो, सेपरेटली डिस्क्लोज द रिसीवेबल्स दैट इज द डेटर्स फ्रॉम द एलएलपी वेयर द डायरेक्टर इज अ पार्टनर और मेंबर। यानी आपका जो डायरेक्टर है वो उस एलएलपी का पार्टनर या मेंबर है, या फिर ऐसे कुछ डेटर्स है जहां पे देयर इज अ इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क और दे आर क्रेडिट इंपेयर्ड, आप उनको अलग से पकड़ोगे। तो बेसिकली डेटर वाले 2 पॉइंट आपने अलग से पकड़ लिए। सर पीएनएल पे वापस चलो। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। पीएनएल पे वापस चलते हैं। तो जो भी अदर इनकम और एक्सपेंसेस है विच आर मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम, आप उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, जो कि डिवीजन 2 में अलग होता है। सर डिवीजन 2 में क्या कहता है? विच आर मोर देन 1% ऑफ द रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर। ये आपने आई होप शेड्यूल 3 में पढ़ाई होगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है सर? क्या जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, जो बेसिकली अब हमारे रिजर्व्स बच गए, उन रिजर्व्स पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज। अब आपका एक पॉइंट आ जाता है कि सर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी कब से है? तो 1/4/18 से जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1/4/19 से जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, कारो 2020 की रिपोर्टिंग अपन कारो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सवाल है जो आपके स्टडी मटेरियल का, एक बार इसको प्लीज रीड कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन। 37 मिनट्स में हमने पूरा एनबीएफसी रिवाइज कर लिया। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बट आई ट्राइड टू कीप इट एज डिटेल एज पॉसिबल ताकि आप अच्छा नंबर स्कोर करें। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आने वाला है, पेपर बहुत मजेदार आने वाला है एंड आई एम श्योर यू विल डू योर बेस्ट। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट।